महोदय पूरा सन्नाटा। आते आते मतलब कहाँ आते नहीं आते कोनो साइंस है। एक अकेला संसदीय कार्य मंत्री सब पर भारी। बिल्कुल खाली। आज सदन के माननीय सदस्य श्री चैतराम अटामी जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। कामना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ सुखी प्रसन्न रहें। आ जाएंगे। वो कहीं पे जन्मदिन मना रहे होंगे। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। आदरणीय सभापति जी, मेरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ऊपर एक ये प्रश्न है जिसमें आदरणीय मंत्री जी द्वारा जवाब भी मिला है, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। जैसे मेरा सवाल था इसमें, क्या जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के प्रस्ताव के आधार पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा दिनांक 24/8/2023 को भवन निर्माण की अनुमति दी गई? इन्होंने कहा हाँ। और कितनी राशि तो इन्होंने की स्वीकृति की गई है कहा गया, तो उसमें कहा 39 लाख की स्वीकृति दी गई। और उस जगहों पे अतिक्रमण है उसे क्यों नहीं हटाया गया, ये भी मेरा क्वेश्चन था। तो इनका ये भी जवाब आया है कि अतिक्रमण होने का कारण शाखा भवन निर्माण हेतु अन्यत्र भूमि आवंटित करने हेतु कलेक्टर जिला राजनांदगांव से मांग किया गया है और वो जमीन को नहीं हटाएगा। मेरा इसमें सवाल ये है, क्या मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव शाखा द्वारा कितनी भूपाटक राशि हटाया गया था इस अतिक्रमण वाली जगह के लिए, और प्रक्रिया जब पूर्ण हो चुकी थी तो कितनी राशि का राशि पूर्ण पटाया गया है, इसका बताया जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा डोंगरगढ़ के संदर्भ में जानकारी चाहिए और मैंने उसकी पूरी जानकारी दी। और क्योंकि वो पूरा जो जमीन है वो अतिक्रमण पे है और उसके लिए लगातार अपन पत्राचार कर रहे थे ताकि जमीन को कब्जा से मुक्त किया जाए। वर्तमान में जो जमीन वहां पर उपलब्धता की दृष्टि से हमारी कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द ये जो भवन का निर्माण हो सके ताकि वहां के लोगों को सुविधाएं मिले। पूर्व में जो जमीन दिया गया था वो भी जो वहां पे अध्यक्ष रहे वो उनके ही जमीन के नजदीक में उनको कहते हैं वो किया गया था, तो वहां पर पार्किंग की सुविधा और बाकी सुविधाएं व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बैंक का मामला है, तो इसलिए वहां तत्काल उनको उनके सुविधा के हिसाब से वो जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय भी। आदरणीय के जो भूमि है जिस जगह पे भू अर्जन के लिए भूपाटक की जो प्रक्रिया होती है उसकी राशि बैंक के द्वारा सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के द्वारा उसका भू राशि दिया गया। उसके बाद उसके भूमि पूजन हो चुका, उसके बाद उसमें आज टेंडर भी लग चुका है और उसके बाद आज जब आदेश प्रक्रिया के तहत वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो जगह सही नहीं है। तो फिर पिछले समय में भूमि पूजन हुआ 2 साल के अवधि में आपने एक ठेला 2-4 ठेले हैं उसको नहीं हटवा पाए। मतलब सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अतिक्रमण नहीं हटा के आप वहां पे बैंक को सीधे सीधे जो किसान का बैंक है उसे आप नहीं बनाना चाह रहे हैं, जिसका स्वीकृति भी मिल चुका है। 39 लाख का जो आप ही ने कहा है, क्यों नहीं हटाया गया, क्यों आज तक के लंबित है ये? महोदय, ये जो स्वीकृति है लगभग 2023 का है सभापति महोदय, और इसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी और वर्तमान में जो स्थल है वहां पर पार्किंग की सुविधा और जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है। इसलिए कलेक्टर से चर्चा करके उसके संदर्भ में अलग जहां पर अच्छी जमीन हो इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। बार बार महोदय जी कह रहे हैं मंत्री जी कि पार्किंग की सुविधा, ये सारी चीजों को पहले देखा गया, तभी वहां पे वर्क ऑर्डर निकला, तभी वहां का टेंडर हुआ, तभी भूमि पूजन हुआ। अब ये सब होने के बाद
आज वो किराए से संचालित है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रिश्तेदार के घर पे। तो ये आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक नहीं, इसका पूरा मेरे पास आप कहे तो मैं विलोपित कर दिया जाए। पटल पे रख सकती हूँ। ये वर्क ऑर्डर है और उसका एक कॉपी कौन किराएदार है, कौन क्या है, वो किराएदार संबद्धता क्या है। सुनिए नई सदस्य हैं, नाम लेने के पहले प्रमाण मैंने नाम नहीं लिया, मैंने अभी नाम नहीं लिया। आपने मैंने किसी पार्टी जो को उल्लेख कैसे कर प्रक्रिया दिया, ये यहाँ पे आरोप हुई है। है वो बता रही हूँ मैं कि आज ये बता दीजिए कि वो किसका कब्जा है, वो तो बताएंगे मंत्री जी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, वो सुधार दिया ना। हाँ मैं वो बस थोड़ा सा मदद कर दिया। मेरे ख्याल से आपकी कि मदद की उसका जरूरत कब्जा नहीं किसका उनको। ये बता दे, उनको नाम बोलने बताया कब्जा। उनको बोलने दीजिएगा। वो कल माननीय भूपेश बघेल जी के पूछने के कारण और बहिर्गमन के कारण वो एक विद्यावती जी का प्रश्न लैप्स हो गया। पूरा टाइम ले लेते हैं, बाकी कांग्रेस के सदस्य इससे असंतुष्ट है बहुत। अच्छा सभापति महोदय समय कौन ले? आप टाइम नहीं लेते हैं, बाकी लोग लेते हैं टाइम। पूरा सदन में सच आप ही का टाइम चल रहा है। आप प्रश्न कर दीजिए। सभापति जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इसमें यही कहा गया है कि यहाँ जब वर्क ऑर्डर हो चुका था, टेंडर लग चुका था, उसके बाद भूमि पूजन की प्रक्रिया हो गई थी, उसके बाद भी आज वहां पे ये कार्य संपन्न नहीं है और अतिक्रमण की बात बार बार करके 2 साल से इसे किराए से चलाया जा रहा है। और जब सामने ये बात आई, जब मेरा ध्यानाकर्षण लगा, प्रश्न करें जी मैं कर रही हूँ, ध्यानाकर्षण लगा, उसके बाद जब पता चला कि ये एक निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए, सीधे लाभ देने के लिए आज सरकार ने इसे किराए पे चला रहा है। तो ये मेरा सवाल था कि क्या किसानों का ये बैंक, किसानों के लिए जो बनाया जाता है ये बैंक, उस बैंक की भूमि पूजन कराएगी, फिर आवंटित भी हो गया, फिर आज काहे के लिए लंबित है, मैं यही जानना चाहती हूँ। मंत्री जी। मतलब मैंने अपने उत्तर में कहा कि वो जो जमीन है वहां पर पर्याप्त, आज के दृष्टिकोण से वहां पर आपने कोई आवंटित, जो कोई भी जगह आवंटन किया, किराए से चलाया जा रहा है, जबकि इसकी राशि सैंक्शन है, स्वीकृत है। किराए, अब जब भवन नहीं है तो किराए से चलाया जा रहा है। और दो साल में आपने अभी तक के आपने अतिक्रमण नहीं हटा पाए, भवन नहीं है तो किराए में चलाइए। अब आप कहेंगे कि किराए में भी मत चलाइए, तो वो तो तय वहां पे कलेक्टर के माध्यम से यही मेरा सवाल है कि 2 साल में आपने वो जगह को क्यों, या तो आपने उस जगह को अतिक्रमण हटाते या फिर कोई पे कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन कर दिया जाता जगह को, लेकिन ना ही जगह का आवंटन हुआ है और ना ही वहां से अतिक्रमण हटा है। मतलब इसमें सीधी सीधी बात सामने आ रही है, जो कि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के, मैं इसमें गलत बात है ये। गलत बात नहीं, रिश्तेदार आखिर कोई ना कोई किसी रिश्तेदार होगा ही, तो ये बात नहीं करती, इसमें ये थोड़ी ना है, नाम नहीं लिया और जो नियम के तहत में वो किया जा रहा है। सभापति जी पार्टी का नाम है, मैंने उसको विलोपित करने के लिए पहले बोल दिया था। आदरणीय सभापति जी, ये बार बार यही बात को मैं कहना चाहूंगी, किसानों का शेयर जिससे आज सहकारी केंद्रीय बैंक का संचालन होता है, उसके बाद उसका भवन निर्माण किया जाता है ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। अब जब बैंक उस जगह को खरीद चुकी है, उसके बाद आज वो जगह को हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है और उसके बाद उसको अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है, ये कैसी बात हुई? प्रश्न मेरा यही है कि आज कब तक हटेगा ये अतिक्रमण और कब तक नया भवन बनेगा? सम्मानीय सभापति महोदय, जल्द से जल्द बनेगा। ठीक, आप मुझे समय दीजिए जी। माननीय सभापति महोदय, ये आपको बैंक बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और पार्किंग के लिए कितनी जगह की आवश्यकता है और वहां पे कितना जमीन आपको अलाट हुआ है? जो आप कमी पर डे बता रहे हैं पार्किंग के लिए, तो सवाल इस बात का है कि आपको जमीन कितने की है, आवश्यकता कितने की है और कितना अलाटमेंट हुआ है और अतिक्रमण कितने में है? माननीय सभापति महोदय, लगभग वहां पर जो जमीन अलाट हुआ है वो
लगभग 2200 वर्ग मीटर लगभग कहते हैं उसके कहते हैं वहां पर आवंटित हुआ है 2200 वर्ग मीटर 2200 वर्ग मीटर। और अभी उससे बड़ी जमीन अपन उसको तलाश रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात का है 2200 वर्ग मीटर आपका है तो बिल्डिंग कितने में बनेगा और कितने पार्किंग की आवश्यकता है? क्या अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं? खाली है? कितना है? आपको कितने जमीन की जरूरत है पार्किंग के लिए और बिल्डिंग कितने में बनेगा? उसमें 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें वहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर सुनिश्चित कराएंगे। सुंदर। 3000 वर्ग मीटर की वर्ग फीट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास 2200 वर्ग मीटर है तो 2200 वर्ग मीटर मतलब कितना हुआ? 22000 वर्ग फीट हो गया है ना। आपको जरूरत 3000 का है। इसका मतलब यह है कि 19000 वर्ग फीट जमीन आपका खाली है। आपके पास जमीन पर्याप्त है, आप केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कि आपको पार्किंग की जगह कम पड़ रही है इसलिए आप हटाना चाहते हैं। और जो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि वो अतिक्रमण है और अतिक्रमण आपके किसी चहेते का है, इस कारण से हटाना नहीं चाहते, तो आप कृपा करके उस अतिक्रमण को हटाएंगे नहीं हटाएंगे? माननीय सभापति महोदय, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और जल्द से जल्द वो अतिक्रमण हटेगा ऐसा भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो जमीन की उपलब्धता है 2200 वर्ग मीटर का वहां पर अभी जमीन है और लगभग 3000 वर्ग मीटर लगभग कहते हैं जमीन अपन और देख रहे हैं ताकि वहां पर सुविधा युक्त जहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सके ऐसे जमीन की उपलब्धता पर सुनिश्चित करें। अभी एक मिनट अभी आपने 3000 वर्ग फीट की बात कही, अभी आप कह रहे हैं 3000 वर्ग मीटर की बात, पहले आप 22000 वर्ग मीटर की बात, तो कौन सी बात आप सही बोल रहे हैं? पर्ची मंगवा लीजिए, थोड़ा दूर हो गया है सभापति महोदय। ये पर्ची दौड़ने वाले थोड़ा से वो आ ही नहीं रहा पर्ची। इसका मतलब क्या है कि आप वहां बनाना चाहते हैं, अतिक्रमण हटाएंगे, कब तक हटाएंगे? क्योंकि 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 2023 का मामला है, 26 से 3 साल हो गया, तो आप कब तक के वो अतिक्रमण हटाएंगे? समय कलेक्टर को निर्देश करेंगे कि कलेक्टर को निर्देश भी नहीं कर सकते, जैसे देवांगन जी ने कहा हम कलेक्टर को आदेश नहीं कर सकते, तो यहां उसी प्रकार के आप जवाब देंगे कि आप हटवा रहे हैं और कब तक हटवाएंगे? तिथि बताइए। माननीय सभापति महोदय, तिथि मैं अभी सुनिश्चित नहीं कर सकता, लेकिन जल्द से जल्द हटवाने की श्री तुलेश्वर सिंह। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, चूंकि सदन में मामला आया है और अतिक्रमण हटाने की बात है, जहां दूसरी जगह बुलडोजर चलाते हैं यहां कब बुलडोजर भेजेंगे? ये अतिक्रमण कब हटाएंगे? यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है, अफीम में कम से कम बुलडोजर चला है माननीय सभापति महोदय, लेकिन इसमें बुलडोजर कब चलेगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, बैंक बनाने के लिए जगह है, उसके माननीय बाद सभापति किसानों के महोदय, लिए बैंक नहीं किसानों के बनाना। साथ अत्याचार करना सदन पर बंद करो। बंद करो, बंद करो। मंत्री जी, संरक्षण अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देना बंद करिए आप, और इसके विरोध में हम तुलेश्वर सिंह। बहिर्गमन कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अतिक्रमण हटाना विपक्ष का आपके जो माध्यम से बहिर्गमन माननीय है, मंत्री से जानना चाहता माननीय हूँ, सभापति महोदय, वो एक नाटक है, वन मंडल वो कटघोरा समय पास कर रहे हैं कि 5 नंबर का प्रश्न मत लगे, वर्ष नेशनल हेराल्ड का 2023 क्वेश्चन मत आए, 2026 तक इसके लिए ये समय पास कितनी कर रहे थे। क्षेत्र इसमें में कोई बिगड़े वन गंभीरता नहीं। सुधार योजना अंतर्गत वृक्षारोपण की गई। माननीय मंत्री जी का इसमें जवाब आ चुका है कि वृक्षारोपण नहीं किया गया 3 साल पे, और यदि वृक्षारोपण नहीं किया गया तो क्या भविष्य में वृक्षारोपण करने की कोई योजना है, या फिर किसी अन्य मद से वृक्षारोपण किया जा रहा है, या फिर कौन कौन से ऐसे मद जिसमें बिगड़े वन सुधार की योजना चलाई जाती है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि इस जो अवधि में जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो उस अवधि में बिगड़े वनों के सुधार के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई, न कोई कार्य हुआ है। अन्य जो कहते हैं योजना के तहत में वहां पर कार्य किया गया है, जो हमारा रूटीन का प्रक्रिया होती है। और माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी भी उपलब्ध करा दूंगा कि किस तरीके से लगभग वहां पर इस अवधि में लगभग 1.5 लाख वृक्षारोपण किया गया है। कोई
जरूर मैं जो जानना चाह रहा हूं कि वो कौन सी योजना है, कौन सा मद है जिससे जी। वृक्षारोपण किया गया? केम्पा मद के तहत में सभापति महोदय वहां पर वृक्षारोपण किया गया है इस अवधि में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री ओंकार साहू। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि फिटनेस परमिट एवं ओवरलोड संबंधित प्रकरणों की कार्रवाई के बारे में जानकारी चाहा है और उत्तर में आया है कि निरंक आया है कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में व्यावसायिक वाहनों को बिना भौतिक परीक्षण फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो ठीक है, लेकिन खा नंबर में मैं जानकारी चाहा कि ओवरलोडिंग में कितने प्रकरण हैं, क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा जानकारी मिली है कि 77,810 प्रकरण, लेकिन ये मैं पॉइंट पे मांगा हूं, पॉइंट टू पॉइंट। तो ओवरलोडिंग में कितना है ये बताने के कष्ट करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो मैंने जानकारी इनको दिया है, इसके तहत में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी और ओवरलोड के अरे दौड़ लगाओ भाई, इधर दौड़ लगाए। 3 ही प्रश्न है उसमें, ओवरलोडिंग की कितना है, बिना परमिट कितना है, बिना नहीं, उन्होंने बिना बीमा कितना है, मुझसे फिटनेस तीनों प्रश्न है, फिटनेस का में है, उन्होंने उसके जानकारी अलग मांगा अलग था, पूछ बहुत रहे हैं। लंबा उसमें जानकारी मांगा था, इसलिए नहीं, मैंने कल तक लंबा कुछ फिटनेस नहीं का है। रखा है और ओवरलोडिंग के उसकी जानकारी होगा तो मैं अलग से उपलब्ध करा दूं। मैंने फिटनेस का भी रखा हुआ है। अरे भाई, इसमें लिखित है ओवरलोडिंग कितना है, बिना परमिट कितना है, बिना बीमा के कितना है, ये तो लिखित में प्रश्न है। और आपने एक जाय उत्तर दे दिया 78,000, 77,810, तो उन्होंने अलग अलग कितना है। आपके पास तो होगा आंकड़ा। इधर दौड़, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दौड़ नहीं लगा रहे कोई, परिवहन बिल्कुल ढीला। मैं इसकी अलग से उसकी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति लिखित महोदय। उत्तर नहीं दे रहे सभापति महोदय, या तो ये- अलग अलग समय निर्धारित कर दीजिए। ये पूरी जानकारी मैंने दिया है, एग्जाइट मैंने दिया हुआ है। इन्होंने अलग से पूछा है कि ओवरलोडिंग का कितना मामला है। नहीं, मैं तो प्रदेश को पूछा हूँ, आपको जिला वाइज देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जवाब में तो कुछ आया नहीं है। लेकिन अभी आपका पहला तो मिला नहीं है, बिना परमिट वाला भी बता दो अगर है तो आपके पास। कर रहा हूं कि मंत्री जी की तैयारी पूरी नहीं है, आसंदी से व्यवस्था आनी चाहिए। सभापति महोदय बता रहे हैं, मंत्री जी बता रहे हैं। कुछ बता ही नहीं रहे ना, न क का उत्तर आ रहा है, न ख का उत्तर आ रहा है। भाई बिना वो व्यावसायिक वाहन के बिना भौतिक परीक्षण के, बिना फिटनेस के कितने हैं, वो तो पूछा ही नहीं भाई। व्यवसायिक उसके बारे में आप वो कुछ फिटनेस- बोले नहीं। उन्होंने मतलब जितने भी हैं वो सब उन्होंने फिटनेस वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने फिटनेस की जानकारी मांगी थी, तो मैंने फिटनेस की पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करा निरंक दी है। और इसमें ये पूरा डाटा है मेरे पास। ना काम है तो आपने निरंक कर दिया। देखिए, मतलब छत्तीसगढ़ में मैं जितनी आपको गाड़ियां बताता चल रही हूँ, है 2023 में जो फिटनेस के उसमें चलते हैं, टोटल जो वो किया गया है, उसमें 88,096 चलते हैं, उसमें फिटनेस वो किया गया है। और उसमें लगभग 87,000 चलते हैं पास हुए हैं, 87,900 चलते हैं 46। और 2024 में लगभग चलते हैं 1,02,000 चलते हैं, इसमें चलते हैं फिटनेस किया गया है। अब ये बताइए, आपने निरंक कहा वो सही है कि अभी बता रहे हैं वो सही है? नहीं, उत्तर ठीक नहीं आया सभापति महोदय। इसको दूसरे दिन फिटनेस के का लिए डाटा मैंने रख दीजिए, आधे घंटे की चर्चा में रख दीजिए। अब किसी चीज रख ली, क्योंकि उत्तर तो नहीं आ रहा है।
नहीं, निरंक वाले में सही जवाब दिए, आप पढ़िए उसको ठीक से। कहीं ऐसा तो अरे नहीं ठीक है ना, वो तो तीन बिना वो माननीय भौतिक- सदस्य पूछे, सुनिए ना, हम तो केवल समय उसमें समय बिना सुनो भौतिक परीक्षा मंत्री के जी, लिखे हैं, भौतिक परीक्षा वो करा के सक्षम मंत्री फिर जारी हुआ हैं, है। वो सक्षम मंत्री हैं और आपसे सीनियर भी हैं। गलत नहीं पूछ रहा हूं मैं तो उनको समय दे रहा हूं तब तक कि पर्ची आ जाए करके। प्रश्न का आप चुपचाप बैठे रहते हैं, अभी तक उत्तर भी नहीं दे रहा है। आगे पर्ची, ये ट्रांसपोर्ट से आता डिपार्टमेंट बहुत धीमी गति से चल रहा है। अमेरिका से आता है वैसे ही आ गया। करिए सभापति महोदय। नहीं, गाड़ी धीमी नहीं चल रही है, सर पर दौड़ रही है। नहीं, ये इसका निरंक है, इसका पूरी जानकारी। लो अब सुन लीजिए, अब श्यामलाल जी सुन लीजिए, पहले आंकड़े दे रहे थे, मतलब कुल मिला के तैयारी नहीं है। अब बिना तैयारी के विभाग ने कुछ भी उत्तर दे दिया है, या तो इसको दूसरे दिन के रखा जाए, नहीं तो हम इसका बाइकआउट करते हैं भाई। नहीं, किस बात के लिए? अरे आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे हो। नहीं, आपने जो जानकारी मांगा, मैंने अलग से बोला कि अलग से कहे को यदि ओवरलोडिंग का मामला है तो अरे जब ओवरलोडिंग आपको का अलग से लिखित दे दूंगा उत्तर दिया, आपको जानकारी, क्यों कितने वाहनों पर आपसे किया गया है। लिखित उत्तर मांगा गया है भाई, मैं दे दूंगा जानकारी, मैंने आप बोला दोगे, मैं वही सदन कह रहे को हैं, बता रहा इसलिए कर रहा हूँ, मैं निर्धारित इसकी पूरी किया जानकारी दे दूंगा। सभापति महोदय इसको अलग से मैं निर्धारित किया जाए। उपलब्ध करा दूंगा बोल रहे हैं। नहीं उपलब्ध कैसे होगा, ये तो लिखित उत्तर है। ये तो मंत्री विभाग को प्रताड़ित करना चाहिए, इनके पास कोई काम है ही नहीं है, एक उत्तर आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे आप? बिल्कुल नहीं माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैं लिखित में जानकारी मांगी तो मुझे लिखित में जानकारी मिलना चाहिए। ये जो तैयारी है विभाग का, ये बहुत ही शून्य है, क्योंकि सब चीज में निरंक दिया। चलो मैं तो कहा कि छोड़ दिया हूँ, खा में आपका जो जवाब है मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए अगला दिन में। देखिए, आपका प्रश्न आप देखिए जी, आपने उसमें पूछा है कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवरलोड, एक मिनट, ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन तथा बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बनाए गए, कितनी राशि वसूल की गई। अब उसका ये जो जवाब दिया गया है कि पाए जाने पर 77,810 प्रकरण बनाए गए, आप केवल उसमें अब ये चाह रहे हैं, लिखित उत्तर आपको दे दिया है, आप ये चाह रहे हैं कि उसको अलग अलग बताए। मंत्री जी आपको उपलब्ध करा देंगे जिलेवार। पृथकता जानकारी। जी, जिलेवार। माननीय जिलेवार भी उपलब्ध करा देंगे आप। सभापति महोदय, वो भी सभापति उपलब्ध महोदय करा बहुत देंगे। मुश्किल से प्रश्न पूछ नहीं, लगता आप है। प्रश्न पढ़ लीजिए। बहुत मुश्किल से प्रश्न में जो दिया गया है, माननीय सभापति महोदय, होता प्रश्न। प्रश्न पूछने का अधिकार है माननीय भूपेश बघेल जी को, लेकिन धमकाने का अधिकार नहीं है। आप धमका रहे थे, मैं बहिष्कार करूंगा करके, बाइकाट करेंगे करके आप धमका रहे थे मंत्री, अभी धमका रहे थे। और आप ऐसा नहीं पूछते, प्रश्नकाल ऐसा नहीं चलता, आपकी मर्जी से प्रश्नकाल नहीं चलेगा। अपनी बात रखें, प्रश्नकाल नहीं चलेगा, इसका धमकी नहीं चलेगी आपकी। आपने धमकाया, सरकार को दूंगा करके, आपने कहा बैठ रहे हैं, मंत्री जी को ऐसा धमकी नहीं दिए, आपको बाइकआउट किए थे, आपको बाइकआउट किए थे, याद है? धमकी दी, अभी धमकी दी आपने, धमकी नहीं दिया, आपने धमकी दी, बात नहीं बात रखने का अधिकार है सभापति। आप बैठ जाए, नहीं चलता। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए, आपको कौन सी जानकारी चाहिए? माननीय आप बैठिए, आप भी बैठिए। नहीं, माननीय आप करें। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी थे, नहीं, आप इनको बाइकआउट मंत्री किए जी, थे, इनका बाइकआउट किए थे, भूल गए आप? मंत्री जी, जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे, मौन धारण टाइप का लग रहा है। सुना नहीं, कुछ नहीं लग रहा है, आप होगा, बैठिए, क्या होगा? आप बैठिए ना। मैंने आप राम कुमार जी, माननीय सदस्य, आप बैठे। आपने जो पूछा मैंने आपको पढ़ के बताया। आप जो बोल रहे हो ना लिखित में उसका जवाब आया है, मैंने आपको पढ़ के बताया है। आपने जो प्रश्न किया है उसको पढ़ लीजिए। और आपने उसमें पृथकता जानकारी नहीं मांगी है, आपने जो मांगी है जानकारी, मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है, यही मैं आपको बोला हूं। और इसलिए उसमें अंतिम प्रश्न और कुछ करना है तो कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभापति महोदय, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट मांगा है। भाई आप पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ देता हूं, एक बार मैं पढ़ता हूं आपको। खा जी, उक्त अवधि में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाए जाने पर कितने प्रकरण बनाए गए तथा कितनी राशि वसूल की गई। अब आप ख पढ़िए। उक्त अवधि में ओवरलोडिंग, बिना परमिट संचालन एवं बिना बीमा पाए जाने पर 77,810 प्रकरण बनाए गए।
उसकी राशि भी दी गई है कि कितना उसमें। आपने जो पूछा मंत्री ने वही आप इसमें आप मेरे को ये बताइए, आप जो पूछे अभी, आप जो अभी पूछे तो मैंने कहा मंत्री जी को जानकारी लेकर के आपको उपलब्ध कराए। नहीं, माननीय सभापति महोदय, जानकारी चाहिए, इसके बाई पैकेट अलग करके देना है। अरे पूरे प्रदेश का दिया है, इसे पूरा प्रदेश का हुआ है 77,810। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। विभाग में कोई कंट्रोल मंत्री जी का नहीं है, अभी तक के उत्तर नहीं आ पाया है और नहीं आ पाया, इसे हम लोग बहिर्गमन कर रहे हैं। भाई माननीय सभापति श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, सभापति जी, ये सब क्या बात करेंगे, ये सब रणछोड़ दास हैं, रणछोड़ दास। महोदय मोर चालू होत ना काका, तो हूँ छोड़ हो नहीं तुम छोड़ के बात। अरे तुम तो जा भाई, तो बहिर्गमन में नाम कट गई, टिकटों नेताजी के पीछे रहो, टिकट पानी है तो टिकट बहिर्गमन के- करो। जेल ला चिंता हुई ना तेवन पाछू पाछू घूमे, मोलापन कर्म पे भरोसा है, मोलापन कर्म पे भरोसा है। ठीक, धीरे धीरे उमन के निपटा। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला कांकेर तहसील भानु प्रतापपुर के कच्चेआरी डोंगरी में जो माइन संचालित हो रहा है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को, माननीय सभापति महोदय जैसा कि जवाब में आया है, उक्त कंपनी को 74.05 हेक्टेयर लगभग 250 एकड़ जमीन खनन के लिए नहीं अपितु किस वैज्ञानिक पद्धति से वेस्ट मटेरियल डंप किए जाने के लिए गैर खनिज युक्त अतिरिक्त क्षेत्र को दिया गया है, चूंकि वह जमीन एक रिजर्व एरिया में। माननीय सभापति महोदय, अब सवाल यह उठता है कि किस विभाग या किस अधिकारी द्वारा यह तय किया गया है कि वो जमीन गैर खनिज युक्त है, जबकि वह जमीन पूर्व में आवंटित 138.96 हेक्टेयर की जमीन से लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, तो ये जरूर मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा हूं, मैं इसका जवाब चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय जब इनकी सरकार थी तो गोदावरी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को खसरा नंबर 188 रकबा 2.65 हेक्टेयर क्षेत्र को राजस्व नियमों के तहत रिजेक्ट ओवरबर्डन के निस्तारण हेतु सतह अधिकार दिया गया और इसी प्रकार आपके ही सरकार में 4/8/2023 को 61.41 हेक्टेयर भूमि को रिजेक्ट ओवरबर्डन निस्तारण के लिए आवंटन किया गया, लेकिन इस पर नियम कानून को ताक में रख के ये सब दिया गया, जबकि हम लोग लगा हुआ जो 74.05 हेक्टेयर जमीन है उसको पूरी विधि विधान के साथ जो भारत सरकार का खनिज नियम है उसके अनुसार उनको ओवरबर्डन डंप के लिए दिए हैं और वो ऐसे नहीं दिए हैं। उसके लिए मेसर्स कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से उसका जांच कराया गया है और जो जीएसआई है उससे भी जांच कराया गया है, उसके नीचे कोई मिनरल्स नहीं है, इसलिए ओवरबर्डन डंपिंग के लिए ये दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि जांच कराई गई है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि 2015 के बाद राजस्व बढ़ाने के लिए शासन द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है ऑनलाइन टेंडर का, जिसमें पारदर्शी भी बने रहे और राज्य की आमदनी बढ़े। ये हुआ भी है चाहे सरकार किसी की भी रहे माननीय सभापति महोदय, लेकिन अभी जो टेंडर हुआ है 11 साल में पहली बार ये प्रक्रिया हुआ माननीय सभापति महोदय कि इस नियम को पहले बिना निविदा के पीछे दरवाजे से सीधा फर्म को दिया गया। माननीय सभापति महोदय,
और मैं तो सीधा सीधा सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, आप बड़े उदार हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सहर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके नाक के नीचे ये जो काम हो रहा है, निश्चित ही ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया नहीं हो पाई है, और आपने जो कहा है कि 23/5/2025 में जीएसआई के माध्यम से सशर्त हमने ये टेंडर किया है, तो आप ये बता दें कि जीएसआई के माध्यम से जो हुआ है कि किस आधार पर आपने सहमति दी है, और यदि आपने सशर्त आदेश जारी किया है तो उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दें माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार खान मंत्रालय के पत्र दिनांक 28/11/2024 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत खनि पट्टा क्षेत्र से लगकर गैर खनिज युक्त भूमि पर नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, ये 225 एकड़ जमीन का मामला है, जहां पे आपके खनन चल रहे हैं उससे लगा हुआ जमीन है। क्या किसी कंपनी को उसी आधार पर दे दिया जाएगा कि वो वहां पर माल को डंप करे? उसके दूर में भी तो और जमीन है माननीय सभापति महोदय, उसे भी दिया जा सकता था। लेकिन ये कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं न कहीं पर इसमें एक बड़ा ही मामला दिखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, क्या एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करेंगे या जांच कराकर जो जीएसआई का जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके आधार पर ये मापदंड तय करेंगे कि जो वैज्ञानिक पद्धति आपने कहा है और किस वैज्ञानिक पद्धति के आधार में उस जमीन का आपने आवंटन वहां पर किया है? माननीय सभापति महोदय, मैं बता चुका हूं कि इसमें नीलामी की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको जो लगा हुआ भूमि आवंटित किए हैं 74.05 हेक्टेयर, उससे उसका माइनिंग क्षमता बढ़ा है 2.35 मिलियन टन से 6 मिलियन टन उसका उत्पादन होगा, जिससे प्रतिवर्ष 190 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश को मिलेगा। और इतना ही नहीं, डीएमएफ में 57 करोड़, डीएमएफ में 5.7 करोड़, एनएमईटी में तथा 13.80 लाख पर्यावरण अधोसंरचना उपकर की प्राप्ति होगी। इससे राज्य सरकार को राजस्व में लाभ होगा। नहीं, वो जो जमीन जो डंप करने के लिए आवंटित की गई है उससे सरकार को क्या फायदा हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या उसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस एजेंसी से जांच करवाएंगे क्या? मैं ये बस अभी हम बताएं ना आपको किससे लाभ हो रहा है, और जीएसआई से और प्राइवेट एजेंसी से जांच करवा चुके हैं, उसमें नीचे कोई मिनरल्स नहीं। सुशांत शुक्ला। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न 1635 है, और इसमें ये 74.05 हेक्टेयर अतिरिक्त आपने दिया। मैंने निवेदन किया, निवेदन करके ही पूछ रहा हूं भाई। वो बहुत बड़े नहीं, नाम ले चुके हैं उसके बाद उन्होंने अनुमति मिल गई आसंदी शुक्ला जी का नाम ले चुके अनुमति हैं, मिल गई, प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। नहीं, मैंने आसंदी से रिक्वेस्ट किया और वहां से मुझे अनुमति मिली है। एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आपने उत्तर ये दिया है कि इस जमीन के नीचे कोई खनिज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जमीन राजस्व की है कि वन विभाग की? और वन विभाग की है तो इसके क्या प्रक्रिया है आवंटन करने की? उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल पालन हुआ है। नहीं, कौन से विभाग का जमीन किसके है? वन का है कि राजस्व का है? राजस्व का है। सुशांत शुक्ला। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केंद्र रखते हुए चलने वाली पत्रिका, जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, मेरे प्रश्न पर लिपिकी त्रुटि हो गई है। मैं आग्रह आपके माध्यम से करूंगा उसको सुधारें। संडे नवजीवन भी एक उसकी हिंदी एडिशन है,
और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रुपया डिजिटल रजिस्ट्रेशन के रूप में भुगतान किया गया। चूंकि त्रुटि हो गई थी तो संडे नवजीवन का विवरण नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने संडे नवजीवन को जो भुगतान किया गया है उसकी जानकारी चाहिए है। संडे नवजीवन को वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया, उतना भुगतान किया गया है। मैं आपके माध्यम से प्रश्न में पूछा था कि संबंधित दोनों मीडिया संस्थानों के स्वामी प्रबंधकर्ता यानी ओनर, ट्रस्ट और कंपनी कौन है, इसका विवरण के रूप में सिर्फ एक नाम मीडिया प्रबंधकर्ता के रूप में जवाब में आया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास संबंधित प्रकाशन के स्वामित्व, ट्रस्ट या उससे अन्य जानकारी उपलब्ध है क्या? अगर है तो वो दे दें। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों अखबार के प्रबंधकर्ता तत्कालीन समय में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन बंसल हैं। बाकी ये दोनों पेपर किसके मुखपत्र हैं इसको पूरा देश जानता है। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूं कि इसका प्रकाशन 2008 से बंद हो चुका है। 2017 में इसके हिंदी एडिशन के रूप में साप्ताहिक अखबार चालू किया गया। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली संस्था एसोसिएट जनरल अपने कार्य में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया है कि कांग्रेस के नीतियों पर आधार पर प्रकाशन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के मुखपत्र को भी विज्ञापन जारी करती है क्या, या उसके कोई प्रावधान अलग से हैं तो बता दें। अब अपने समय में तो ऐसा है नहीं। सभापति महोदय, यहीं पर एक विषय है तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि संबंधित तत्कालीन समय में ऐसे समाचार पत्र जो किसी राजनीतिक दल की विचारोधाराओं पर आधारित प्रकाशन करते हैं उसको राशि आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे क्या? सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, वरिष्ठ सदस्य बैठ के बोल रहे हैं और जिस संस्था का नाम ले रहे हैं, मैं चुनौती के साथ इस सदन पर कह रहा हूं कि वो किसी भी राजनीतिक दल का मुखपत्र नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का मुखपत्र नहीं। लेकिन मेरे पास जो कागज है वो किसी एक राजनीतिक दल के मुख संस्था के द्वारा प्रकाशित मुखपत्र है। प्रश्न करें। अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, ये नेशनल हेराल्ड के जिस भी एडिशन को, चाहे वो डिजिटल एडिशन को दिया गया चाहे प्रिंट एडिशन को दिया गया, ये छत्तीसगढ़ से प्रकाशित नहीं होती। तत्कालीन समय में जिसका 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो उत्तर में आया है, छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी एडिशन को कितनी प्रति में वो निकलता था और उसमें कितने पैसे हम दे सकते थे अधिकतम, इसके संबंध में उस समय में कौन सी नीति थी डिजिटल के लिए और प्रिंट के लिए, और ये दिया गया है कि डिजिटल को दिया गया है, प्रिंट को दिया गया, और वो भुगतान नियमतः है कि नियम विपरीत है, नीति के अनुकूल है कि विपरीत है, जो भी विज्ञापन नीति उस समय रही होगी। माननीय सभापति महोदय, उस समय उक्त दोनों पेपर को 8 लाख रुपया प्रति पृष्ठ के हिसाब से भुगतान किया गया है। नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने ये पूछा है कि 4 करोड़ 24 लाख रुपया मैं सोचता हूं कि और किसी पत्रिका को नहीं दिया गया होगा, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि विज्ञापन की जो नीति थी उसके तहत डिजिटल को या प्रिंट को जितना पैसा उनको दिया गया है वो नियम या नीति के अनुकूल था कि विपरीत था, और यदि विपरीत था तो फिर दोषी कौन थे? यह उल्लंघन यदि किया गया है तो यह आप बता दीजिए कि नियम के अनुकूल था तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर
चलिए इसका परीक्षण करा लेंगे। जी अनुज शर्मा जी। नहीं, मेरा एक माननीय आग्रह है महोदय, आपसे, सभापति माननीय सभापति महोदय, मेरा ये आपसे आग्रह है, आपके परीक्षण करा लेने कहने के बाद और नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि ये विज्ञापन नियम के विपरीत दिए गए हैं जो आपने विज्ञापन की नीति बनाई। पहली बात नहीं, सीएम साहब का जवाब उसमें आ गया है कि उसको परीक्षण करा लेंगे, वो आ जाएगा। जो बोलना माननीय सभापति मैं महोदय, क्रॉस नहीं कर, बढ़ गया है, आगे बढ़ गया, शर्मा जी के नाम हो गया है, एक सेकंड, शर्मा जी को हो गया भाई। तो मेरा ये कहना है परीक्षण की जगह में इसकी जांच एक समयावधि में करवा दे, परीक्षण की जगह में, ये मेरा आग्रह है कि ताकि भविष्य में चाहे वो राजनीतिक दल के हों, चाहे प्रदेश के बाहर के हों, किसी के स्वामित्व के हों, एसोसिएट प्रेस के हों, चाहे उसका मुकदमा चल रहा हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति जुड़े हों, ऐसी चीजों से हमारे प्रदेश के धन का दुरुपयोग न हो सके, आत्म प्रचार के लिए, व्यक्ति प्रचार के लिए, तो स्पष्ट नीति बनेगी जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि परीक्षण के बजाय उसकी जांच करवाएं ताकि स्पष्ट नीति बने उसके लिए और इस तरह की घटनाएं न हो। माननीय सभापति महोदय, विज्ञापन नियमावली 2019 की कंडिका 16 के अनुसार एवं वित्तीय अधिकार पुस्तिका में निहित शक्तियों के अनुसार किसी भी समाचार पत्र पत्रिकाओं में उन दरों पर जो उचित समझी जाए विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां प्रशासकीय विभाग को है। पूर्व सरकार के समय में यह नियम प्रचलन में है। उक्त समाचार पत्र RNI भारत सरकार के पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत है। अनुज शर्मा। माननीय सभापति जी, बहुत बहुत आभार, आपने अवसर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक जानकारी चाही थी आपके माध्यम से, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित क्रेशर मशीनों की जांच के संबंध में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन क्रेशर मशीन की जांच का क्या नियम है, कब कब किया जाना चाहिए, इस संबंध में मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जांच के क्या नियम है और कब कब किया जाना चाहिए। ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या जांच के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति, शिकायत मिली है भंडारण नियम 2009 के तहत जांच की जाती है जब जब शिकायत मिली है, और माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र से कुल 7 शिकायत पिछले 2 वर्षों में मिली है और सबकी जांच माइनिंग विभाग से हुई है और उन पर कार्रवाई हुई है। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर 2018 से लेकर 2026 तक 10 बार जांच की गई है और इस 10 बार की जांच में 6 जांच ऐसी पाई गई जिसमें कोई अनियमितता नहीं थी। केवल 4 संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है माननीय सभापति महोदय, जिसमें सरकारी खजाने का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जितने की अनुमति होती है, जितने का बिजली बिल आता है, जितने का उत्खनन होता है, उतने की रॉयल्टी नहीं पटाई जाती है, जिससे प्रदेश के खजाने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और उनसे एक मांग करता हूं कि क्या जिस अनुपात में बिजली का बिल उन संस्थानों में आया है, जिस अनुपात में माइनिंग की गई है और जिस अनुपात में रॉयल्टी पटाई गई है, उसके आधार पे जांच कराएंगे क्या? और मैं बता भी देता हूं, ऐसे एक नहीं कई संस्थान है जिसकी शिकायत आई है। ओशियान अंत्रोज दोंदेकला, बालाजी स्टोन क्रेशर दोंदेकला, मोहन स्टोन लालपुर, विनायक माइनिंग मटिया, भावना स्टोन सेरी खेड़ी, विमला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमी देवरी, दीपक अग्रवाल देवरी, ऐसे मेरे पास पूरी लाइन है जिसकी शिकायत आई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जितने माइनिंग की परमिशन थी, जितनी माइनिंग हुई है, जितना बिजली का बिल आया है और कितना रॉयल्टी पटा है, इस आधार पर जांच की घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि जहां से भी शिकायत आई है उस पर जांच हुई है
और जो सही पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हुई है और उनसे समझौता राशि भी वसूल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें अभी तक 6 सालों में 2,70,000 रुपए का अर्थदंड लगा है, सिर्फ 2,70,000 का। मेरा बस इतना आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि इसमें प्रदेश के खजाने में पैसा आना है रॉयल्टी का, ये रॉयल्टी की चोरी का मामला है कि बिजली बिल के अनुपात में जितना उत्खनन हुआ है उस आधार पे जांच कराएंगे क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मांग कर रहा हूं, उसके आधार पे जांच की घोषणा कर दें बस। होगी तो आप दे देंगे, लिख के जांच करा लेंगे। श्रीमती संगीता सिन्हा। माननीय सभापति जी, माननीय भूपेश बघेल जी के बार बार बहिर्गमन से नेता प्रतिपक्ष जी थक गए हैं, नाराज हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं कि सदन से चले गए हैं। आप एक व्यवस्था दीजिए कि प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री का इस विषय में वक्तव्य आए। सदन चिंतित है, नेता प्रतिपक्ष जी बार बार से परेशान हो गए हैं। नेताजी न इसमें एक थके व्यवस्था हैं न दीजिए परेशान कि है। संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान है, नेता प्रतिपक्ष जी आखिर है कहाँ? नाराज होके गए हैं, हाउस चल रहा है, बार बार उसको चला देते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। तो सदन में इसमें संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य आना चाहिए। समय खराब कर रहे हैं, मुझे समय चाहिए। आप कृपया शासन को निर्देशित कर दें, प्रश्नकाल के बाद उसमें वक्तव्य आ जाए नेता प्रतिपक्ष जी की सिचुएशन स्थिति के बारे में। सभापति महोदय जी, समय। संगीता सिन्हा जी। संगीता, ये क्या है कि आज 3 प्रश्न में ही सत्ता पक्ष की हालत खराब हो गई और इस कारण से मोर्चा संभालना पड़ रहा आपको, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेताजी पे पूरा विश्वास, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसमें वक्तव्य आना चाहिए संसदीय कार्य मंत्री का। आखिर नेता प्रतिपक्ष को परेशान किया जा रहा है, है कहाँ? नाराज होकर चले गए हैं, थक गए हैं, क्या है? संगीता सिन्हा जी नहीं लिया गया, उसमें बयान आना किया जा रहा है। राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन नेता प्रतिपक्ष दबाव महसूस कर रहे हैं। प्रश्नकाल अरे मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के को पूरा बाइकाट किए हैं। आप वित्त मंत्री देख लीजिए और दूसरे गृह मंत्री देख लीजिए, दोनों गायब हैं, वो आए ही नहीं प्रश्नकाल में। आप लोग कुछ आदरणीय सभापति महोदय जी, राजस्व न्यायालयों के द्वारा किन अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित भूमि के बेदखल किए जाने के संबंध में वारंट जारी किया गया सभापति महोदय जी? और इसी में एक दूसरा प्रश्न है सभापति महोदय जी, किन कारणों से अभी तक बेदखली के कार्रवाई को नहीं की गई है? मैं हाजिर हूँ भाई चंद्राकर जी, मैं हाजिर हूँ, आप चिंता न करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र संजारी बालोद के अतिक्रमण के संबंध में 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक के अपने ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय निकाय के शासकीय भूमि पे अतिक्रमण, अवैध निर्माण की शिकायत के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारी चाहिए है। मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि बालोद विधानसभा, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम और नगरीय निकायों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण के संबंध में बालोद में कुल 22 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 21 प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मंत्री महोदय जी का ये उत्तर है मेरे पास। सभापति महोदय जी, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, जो मतलब आपसे जो आपके अधिकारी हैं वो छुपाए हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, क्या प्रदीप साहू का प्रकरण आपके पास नहीं है? इसमें मेरे पास जो उत्तर में जवाब आया है उसमें नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय जी, एक प्रदीप साहू का प्रकरण है सभापति महोदय जी, जो तहसीलदार गुरूर द्वारा बेदखली का वारंट जारी किया गया है 17/9/2025 को। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सभापति महोदय जी। इसी में दूसरा तहसीलदार गुरूर जो दुर्गानंद साहू पे तहसीलदार गुरूर द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया 11/12/2025 को, इसका यहाँ पे कहीं पे इसमें नहीं है सभापति महोदय जी। आपके अधिकारी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं सभापति महोदय जी। इसी में जो 2 प्रकरण तोड़ा गया है, मतलब 2 तोड़ा गया है 12/7/2024 को बाजार चौक गुरूर में
50 दुकान को तोड़ा गया सभापति महोदय जी सवेरे 5 बजे आके, उसका भी इसमें कोई जानकारी नहीं है। उत्तर में सभापति महोदय जी इसी में 29/10/2025 को बरही स्थित स्वयं रिसोर्ट का तोड़ा गया सभापति महोदय जी अतिक्रमण, उसकी भी जानकारी नहीं है। आदरणीय सभापति मैं बहुत पूछना चाहती हूँ कि इन सब प्रकरण का जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी जानकारी आपके पास क्यों नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभाग के द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई और न ही हम जानकारी छिपा रहे हैं। इन्होंने जो प्रश्नावधि में जो हमसे प्रश्न किए हैं, स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक के अतिक्रमण अवैध कब्जा के संबंध में जानकारी चाहिए गई है। हम वही जानकारी बता रहे हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए थी तो पुराने प्रकरण आप बता रहे थे कि 2015 से 2020 से जो जानकारी चाहिए थी, आपने जिस अवधि का हमसे जानकारी चाहिए वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मैं घटनाक्रम बता रही हूँ वो 17/9/2025 का ही वारंट जारी हुआ है। इसके पास मेरे पास तहसीलदार का आदेश कॉपी है, एसडीएम का आदेश कॉपी है, कलेक्टर का आदेश कॉपी है, कमिश्नर का आदेश कॉपी है, बेदखली वारंट का सभी चीज लाई हूँ सभापति महोदय जी। ये आपका है तहसीलदार का वारंट कॉपी है, ये आपका जितने भी है मैं आपके पास रखूंगी सभापति महोदय जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो अधिकारी हैं वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, और आप मुझे ही नहीं, आपके अधिकारी मंत्री जी को ही नहीं, ये सदन को गुमराह कर रहे सभापति महोदय जी। क्या आप उस अधिकारी पे सबसे पहले कार्रवाई की मांग करती हूँ सभापति महोदय जी, आप उसकी कार्रवाई कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जैसे मैं बताया कि 31 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक हमारे पास अतिक्रमण कार्यों की पूरी सूची है, और जैसा माननीय विधायक बता रहे हैं कि इस 2025 की घटना है, और यदि इसमें हमारे सूची में नहीं आया है तो मैं जो नाम आप दे रहे हैं उसको मैं चेक कराऊंगा, जांच कराऊंगा। अगर हमारे सूची में सम्मिलित नहीं है तो क्यों सूची नहीं सम्मिलित नहीं है, उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। यदि सूची में शामिल नहीं है और इस बीच की घटना का है, 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक के बीच की घटना है जो आप बता रहे हैं, अगर हमारे सूची में शामिल नहीं है और आप बता रहे हैं कि है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे कि ये सूची में शामिल क्यों नहीं है। चलिए राजेश, आदरणीय सभापति महोदय और क्या जांच कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, क्या बचा? शामिल नहीं है, मैं मानने को तैयार हूँ सभापति महोदय जी। ये दोनों प्रकरण मोह कब तक तोड़ देंगे अवैध वाला को? वारंट जारी हो चुका है, सभी कॉपी मेरे पास है, सभी कॉपी मैं आपके पटल पे रख दूंगी। आप उसको कब तक तोड़वाएंगे उसको आदेश कीजिए, कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जितने भी अतिक्रमण के प्रकरण हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। आपके संजारी बालोद विधानसभा में ही कुल 260 प्रकरण दर्ज किए गए थे। सभापति महोदय, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उसी में आऊंगा मैं। हटाएंगे सभापति महोदय जी, मैं समय की सीमा को देखते हुए मैं मांग कर रही हूँ। समय सीमा इसमें बताई नहीं जा सकती। प्रकरण चल रहा है, कई को नोटिस दिए हैं, वारंट जारी किए हैं हटाने का, और 113 अतिक्रमण हटाए भी हैं और 111 प्रक्रियाधीन हैं, और 36 प्रकरण जो है न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। और जितना जल्द हो सके हम अतिक्रमणकारी को या अवैध कब्जा को हम मुक्त कराएंगे, हटाएंगे उसको। समय सीमा देखिए राजेश, सभापति महोदय, ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्यायालयीन प्रक्रिया में समय सीमा राजेश संभव नहीं होता। सभापति महोदय जी, मेरे पास द्वारकाधीश यादव सब कुछ है सभापति महोदय जी। सभापति महोदय द्वारकाधीश यादव, निवेदन है सभापति महोदय जी, इसमें प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री राजेश उच्च शिक्षा से ये पूछना चाहता हूं कि महासमुंद जिला के अंतर्गत तेंदुकोना के महाविद्यालय स्वीकृत हुई है। स्वीकृति 2 बार स्वीकृत हुई माननीय सभापति महोदय, और आखिरी में माननीय मंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं कि आपने तेंदुकोना महाविद्यालय की स्वीकृति को
2 बार स्वीकृति के बाद तीसरे बार आप ये निरस्त करते हैं। आपके जवाब में आए हैं कि अप्राय कारणों से निरस्त की जाती है। ये कब से अप्राय कारण क्या है, इसको थोड़ा मेरे को बताइए आप। माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय विधायक जी को बधाई देता हूं कि आपके महाविद्यालय का टेंडर भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है, पर लेट क्यों हुआ उसके बारे में जानकारी। माननीय मंत्री जी बता रहा हूं, टेंडर ओपन हो गए तो डेट बता दीजिए और टेंडर कब लगा है बता दीजिए आप। बता देते हैं, आपको बता देते हैं। माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग कार्यपालन अभियंता के द्वारा इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और ये 6/2/2026 को संबंधित जो ठेकेदार हैं अशोक चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, समय कम है, आप जानकारी गलत दे रहे हैं। वो टेंडर निरस्त हो चुका है। गलत जानकारी पर कार्रवाई करेंगे क्या? ये टेंडर निरस्त हो चुका है। आपको अशोक चंद्राकर टेंडर निरस्त हो चुका है, कार्रवाई करेंगे क्या गलत जानकारी के लिए? ये कैसे चली आए भाई? आप इसकी जांच कराएंगे? इसका हम परीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर नहीं, अगर टेंडर निरस्त हो गए हैं तो आप कार्रवाई का आश्वासन दीजिए, कार्रवाई करेंगे क्या? ये कैसे चली आए भाई साहब? ये 6/2 अभी लेटेस्ट 6/2/2026 को जारी हुआ है। अशोक चंद्राकर का टेंडर निरस्त हो चुका है, जिसको आप टेंडर अभी 6/2 को बता दीजिए ना, 6/2 को बता दीजिए। नहीं, उस जानकारी को बताइए ना। एक मिनट, अरे सुनो तो, आपका कॉलेज बनना चाहिए ना। नहीं, अब वो सवाल 6/2 उस को बात बता से रहे नहीं हैं तो है। बता दीजिए। सभापति महोदय, दूसरी बात ये तो इसमें मैं आश्वासन चाहूंगा, 6/2 को शिलान्यास की नीति क्या है? किनको किनको बुलाया गया था? जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो 4 करोड़ के बिल्डिंग में शिलालेख में उनका नाम अंकित हो रहा है। प्रोटोकॉल नियम पूर्व में क्षेत्रीय विधायक को बुलाया जाता था, वर्तमान में है कि नहीं आप बताइए। लोकतंत्र का हत्या है। आप कार्रवाई करेंगे क्या? प्रोटोकॉल नीति के सब जगह यही है। तो इनके लिए कोई ऐसा नियमावली तो मैं नहीं पढ़ा हूं कि शिलान्यास और लोकार्पण के लिए किसको किसको बिल्कुल है। माननीय मंत्री जी, आप सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। सामान्य प्रशासन से मंगाइए आप। सभापति महोदय जी, यही डबल इंजन है। चुने हुए जनप्रतिनिधि ताक में रख करके जो गांव में हार के किंदा तिकरे फोटो छपाते, अब विधायक के अपमान होते। ये डबल इंजन है। ये आप मैंने कथनी करने के फर्क है। देखा लोकतंत्र ला बाबा साहब के कानून ला आपन नहीं माना। माननीय मंत्री जी, मेरा 2 ही सवाल है। गलत जानकारी दिया गया है, टेंडर निरस्त हो गए हैं, जिसको आप टेंडर मिला है बता रहे हैं। दूसरा, जो प्रोटोकॉल की पालन नहीं किया गया है उस अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं माननीय विधायक, तो पूर्व की सरकार में भी इस तरह की घटना घटित हुई है, जहां पे सत्ता पक्ष लोग हैं। अभी तो आप हैं मंत्री जी, आप बताइए ना, इनका भी उदाहरण बताइए, वर्तमान बताइए। मंत्री जी, टेंडर की गलत जानकारी आई है, उसमें कार्रवाई करेंगे क्या? इसको हम ये अभी फरवरी का है, 6 तारीख का। नहीं मंत्री जी, आप स्वयं सदन के रिकॉर्ड में है, अशोक चंद्राकर ठेकेदार को टेंडर मिला है बताए हैं। वही बता रहा हूँ। तो अशोक चंद्राकर, मैं तो बोल रहा हूँ टेंडर निरस्त हो गए। इनको 12 महीने टेंडर निरस्त हो गए। मंत्री जी, टेंडर निरस्त हो चुका है। जिस ठेकेदार का आप नाम ले रहे हो, आप निरस्त होने की जानकारी दे रहे हैं, तो हम एक बार इसको जांच करेंगे। मैं पेपर उपलब्ध करा दूंगा आपको। हाँ जी, धन्यवाद। तो कार्रवाई करेंगे ना गलत जानकारी का? परीक्षण करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप दिलाइएगा। धन्यवाद सभापति। समाप्त प्रश्नकाल।